थोड़ा बता दीजिए पैट्रियट एक्ट क्या है? पेट्रियट एक्ट बेसिकली 2001 में अमेरिका ने लेजिस्लेशन पास किया है कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो घोषित कर दिए जाएंगे उन पे अटैक किया जाएगा। ये 9/11 के बाद जो है रूल आया था, जो भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उसमें आएगा ब्रैकेट में, उस पर अटैक कर दिया जाएगा और मिलिट्री अटैक हो सकती है। इसमें ये जो मेन मुद्दा था कि वेनेजुएला के केस में इन्होंने इससे पहले इसको कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ स्टेप्स लिए कि ये लीगल दायरे में आ जाए और थोड़े लूप होल्स बंद हो जाएं। तो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें ट्रेन डे अरागुआ एक वहाँ पे उसका नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है कार्टेल का। तो ट्रेन डे अरागुआ को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। हालांकि उनका काफ़ी हद तक जायज़ है, उन्होंने आतंक मचा रखा था यूएस में, खुले रेंटेड हाउसेस में घुस जाते थे और तमाम चीज़ों डराना और रैंसम लेना और ये सब काफ़ी होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को यूज़ करके ये अटैक को थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की। हालांकि लीगल एक्सपर्ट कहते हैं कि दिस इज़ स्ट्रेचिंग इट। दूसरा ये है कि एक और ग्रुप है जो है कार्टेल डे ला सेलोस या सोलास। ये एक बेसिकली एक रैगटैग मिलिशिया है जो फंक्शन करती है यूएस में भी और प्राइमरली वेनेजुएला में। अब रूबियो का कहना है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस किया है रूबियो कैंप ने, कि मदुरो इसके सरदार हैं। ओके। तो बेसिकली ही इज़ रनिंग द शो और ये पूरा कार्टेल बिजनेस जो है मदुरो चला रहा है। तो ही इज़ बेसिकली लिंक्ड टू द ड्रग वॉर। तो वो भी एक जस्टिफिकेशन है कि आप वो सरदार हैं, उसको तो गिराना ही पड़ेगा। के सरगना है रूबियो। हाँ, ये इनाम रखा है। हाँ, वो मैं देख रहा था पोस्टर उनका। हाँ, इनाम वैसे इनाम एक और पर है, उन्हीं की कैबिनेट में शायद, है ना? हाँ, एक और है, उन पर 25 मिलियन का। 25 मिलियन। तो 2-3 लगा था कि ये गैंग है, हाँ। ये 2-3 लोग ऊपर पे हैं और बाकी लोग जो पूरा गैंग है, ड्रग नेटवर्क, जो ये यही चला रहे हैं। मतलब अमेरिका ये बता रहा है कि कुछ नार्को टेररिस्ट्स ने वेनेजुएला पर या उसकी सरकार पर, इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया है। हम तो बस उन्हें हटा रहे हैं। और प्लेट एकदम सजी हुई है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता महिला बैठी हैं तैयार, और जिनके रूबियो से अच्छे संबंध है, ट्रंप को जो थैंक यू बोलती हैं। तो अब अमेरिका के लिए बहुत आसान है। पर क्या वेनेजुएलन जनता भी उन महिला के साथ है और रूबियो के साथ बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा तो नहीं है, वेनेजुएला डिवाइडेड है। आप देखेंगे हुक और क्रुक इलेक्शन में ऐसा है कि काफ़ी सपोर्ट है मचादो के लिए, काफ़ी सपोर्ट है लोग काफ़ी पॉलिटिकली बाहर आकर बोलते हैं। लेकिन वेनेजुएला के जितने लोग मचादो के सपोर्टर्स थे, डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उनका पलायन हो चुका है। इनफैक्ट वेनेजुएला एकमात्र ऐसा देश है वहाँ पे साउथ अमेरिका में जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हुए हैं बेस्ड ऑन दिस टोटलिटेरियनिज्म। सच है। साउथ अमेरिका में सब लोग या तो अमेरिका गए हैं या दूसरे कंट्री विद इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील चले गए। हाँ, क्यूबा जैसे। हाँ, जैसा वहाँ हुआ। तो इसीलिए आपको वहाँ पे अंदरूनी सपोर्ट मचादो के लिए फिर भी इतना इकट्ठा करना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपके जो पीपल हु रियली फील फॉर डेमोक्रेसी हैव लेफ्ट द कंट्री। तो अब अंदर में ऑब्वियसली उनका मदुरो की अलग एक फैक्शन है, और क्योंकि वो एक उनका पर्टिकुलर स्टाइल है, एक डिक्टेटोरियल स्टाइल है फंक्शन करने का, तो उसकी वजह से उनके सपोर्ट्स जो आर्मी हैं और जो एनी ऑपोजिशन इज़ थ्वॉटेड। तो ऐसा हिस्ट्री रहा है। लेकिन आपने जैसा बोला कि डेमोक्रेसी को लिंक करके काफ़ी सारे लेयर्स ऑफ रैशनल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बना रही है। जैसे एक डेमोक्रेसी हो गया, ड्रग वॉर हो गया, और फाइनली पॉपुलर सपोर्ट हो गया, और नोबेल मिलने के बाद मचादो और भी ज़्यादा फ्रंट लाइन दुनिया में मचादो का कद ऊंचा हो गया। एक सहानुभूति भी होती है बहुत सारे संगठनों की, लोगों की, कि ये तो लोकतंत्र की लड़ रही हैं, आंग सान सूची की तरह। और तीसरा और एक और रैशनल ये है कि वेनेजुएला की इकोनॉमी का तो बहुत बुरा हाल है। सैंक्शंस इतने लगे हुए हैं कि ऑयल का मूव करना, एनर्जी का मूव करना बहुत मुश्किल हो गया है।
प्राइमरी बायर अभी $50 मिलियन लगभग बैरल्स पर डे वो अभी चाइना को बेच रहा है, और बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट में।